वेलकम बैक। चलिए, ऑडियो वीडियो पूरा ऊपर है तो कमेंट करके बताएंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे अब चलेंगे। ठीक है, ऑडियो भी सब कंप्लीट है, वीडियो भी कंप्लीट है। आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट की थी और उसमें व्यवसाय के स्वरूप को देखे थे, और स्वरूप भी हम लोग ऑनरशिप के आधार पे अभी देख रहे थे, जिसमें एकल स्वामित्व और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में देखा था। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जो स्वरूप है उसमें आप लोग को जो की पॉइंट है, जैसे इसकी विशेषताएं हैं, गुणवत्ताएं, जो हेडिंग नेम्स हैं, वो आपको याद रखनी है कि जैसे इसकी लेबिलिटी सीमित है, असीमित है, तो इस टाइप को आपको ध्यान में रखना, कौन सदस्य बन सकते हैं, कौन सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने के लिए बाकी जो अपना पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। गुड आफ्टरनून डॉली जी और नेहा कुमारी जी, गुड नून। तो आगे स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेज में हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कुछ पोर्शंस किए थे, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टार्टिंग से उसको देख लेते हैं। नॉर्मली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब हुआ कि एक फैमिली के सारे सदस्य एक व्यवसाय को चलाते हैं, ठीक है, यानी ओवरऑल चलाते हैं, यानी उनका अपना ही पूंजी लगा रहता है, यानी उनकी खानदानी पूंजी रहता है। उसकी जो कर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, जो अपना हेड होंगे वो हेड होंगे। और जो एक्ट है वह हिंदू उत्तरदायित्व एक्ट 1956 लागू होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें नाबालिग भी सदस्य बन जाता है। जैसे ही आपके मैंने उस फैमिली का, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेसमैन है, तो आपके यहाँ कोई जन्म लिया तो उनकी सदस्यता वो मिल जाती है। और सदस्यों की जो लाइबिलिटी है वो अपना लिमिट रहता है, जितना तक उनकी हिस्सेदारी है उतना तक ही। और लेकिन कर्ता के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो आपको क्या होता है, अनलिमिटेड रहते हैं। तो ये सब जो की पॉइंट्स है इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में वो आपको उपलब्ध है। तो आगे स्टार्ट करें। और आंसर्स की तो अभी भी साइट नहीं खुल रहा है। जो न्यू आंसर की आपको अपडेट हुआ था तो वो कल तक ही मे बी था, 9:30 तक लगता है चला था साइट, और उसके बाद साइट अभी तक कभी नहीं खुला है। तो अब आपका देखते हैं कि साइट अपडेट होके आता है या फिर रिजल्ट ही आउट हो जाता, तो वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा चीज़ें। कल तो लगभग 5 बजे के आसपास हमें पता चला, तो जब उस समय तो 5 बजे अकाउंट की क्लास लेना था तो हम अपडेट नहीं करवा पाए, तो 30-40 मिनट क्लास लेके ही आप लोग को अपडेट किए। बट उस समय ने बहुत लोगों ने क्या क्या नहीं नंबर्स को अच्छा, नंबर के बारे में चर्चा करते हैं तो सिंपल थोड़ा सा देख लेंगे ना, यदि उस पर भी आपकी बात करना है तो सिंपल ध्यान देंगे। रिजल्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी, एक सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे जो नंबर्स हैं वो न्यू आंसर की दे दिया गया है। क्या कर देगा, न्यू आंसर की आपका, जैसे जिनका आंसर यानी सही होना चाहिए था वो जो विभाग ने गलत कर दिया, तो इसको हटा के फिर ये वाला आंसर दिया, उसके हिसाब से आपको आंसर बढ़े हैं और घटे हैं। मतलब किसी का जो बास वाला जो कॉमन क्वेश्चन सभी को याद है कि बास जो है वो आपका उत्तराखंड दिए हुए था ना, जो कि असम में था, तो उसका सुधार करके असम आंसर दिया था। जिनका असम था उनका सही हुआ, जिन्होंने उत्तराखंड टिक लगा रखे थे तो उनका तो नंबर घटेगा। तो इस टाइप से उसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है पूजा जी, मतलब न्यू आंसर की दिया है। चले, तो अब हम लोग देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में देख रहे हैं, और इसकी जो सदस्यता वो 3 पीढ़ी तक चलती है। इसकी जो
हेड होते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में, वो अपना क्या होते हैं, जो सबसे उम्र दराज होंगे वो हेड होंगे, उन्हीं के अंदर ये अपना कार्य करता है। और याद रखिएगा एक्ट जो है वो 1956 हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 जो है वो आपको शासित होता है। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है। व्यवसाय के लिए किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब अपने फैमिली मेंबर्स है ना, तो एक दूसरे पे भरोसे करते हैं और इसमें निष्ठा ज्यादा होती है, क्योंकि फैमिली की बात आती है और अपनी समाज भी है जो अब तो थोड़ा चेंजिंग आया है ना। अब हो गया है कि एकल परिवार हो गया, जैसे ही आपकी शादी होती है तो आप सोचते हैं कि चलो अकेले कहीं डेरा लेके रहते हैं, लेकिन पहले क्या था कि सब संयुक्त परिवार में ही रहते थे, तो निष्ठा सबके प्रति उच्चतम थी कहिएगा, ठीक है। लेकिन अब तो क्या है कि भाई सिंगल सिंगल हो गए हैं तो पर्सनली सब सोचते हैं, कोई नहीं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था। कल जो दायित्व के बारे में थी कि कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों की जो जितनी भी उसकी सहभागी होती है, जो संपत्ति उनकी होगी अंश तक ही वो सीमित होती है, बट कर्ता का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। याद रखेंगे नियंत्रण जो है वो आपका कर्ता के पास होता है, मतलब जो हेड होंगे उनके पास होती है। निरंतरता ये अपनी चलते रहती है, कर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके बाद जिनका एज अधिक है वो अपना इसके उत्तराधिकार को लेते हैं। नाबालिग की बात करते हैं, यानी सदस्यता इनको मिल जाती है, जैसे ही इन्होंने जन्म लिया वो अपना सदस्य व्यवसाय के बन जाते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको नॉर्मल एक एक लाइन में याद रखने वाली बात थी कि नाबालिग को यानी अवयस्क को आपको क्या मिल जाता है, सदस्यता मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे देखना था, जो पॉइंट हमने पढ़ रखा था उसको शॉर्ट में आपको देख लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो याद भी आपको होगा, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट है, आपसे रिलेटेड पॉइंट है और बहुत बार इन सब चीजों को देख रखे हैं तो आपको ध्यान में रहता होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार की जो व्यवसाय के क्या क्या लाभ है। तो नॉर्मली जो हमने डिफिनेशन देखा, उनकी विशेषताएं देखी, वही सब लाभ होगा ना। जैसे प्रभावशाली नियंत्रण कह रहा है, तो प्रभावशाली नियंत्रण कब होगा, जब आपके पापा बिजनेस चलाते हैं अकेले और आप लोग सहयोग में करते हैं, तो उनके अंडर में रहते हैं, मतलब जो कहेंगे दिन कहेंगे दिन, रात कहेंगे रात, नहीं मानिएगा तो भाई एक तवैचा लग जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रभावशाली नियंत्रण होती है, यानी पिताजी जिस जो निर्णय लिए उस पर किसी का हस्तक्षेप मतभेद नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, जिसके कारण क्या है यह प्रभावी नियंत्रण होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं, जो भी करता है उनके पास जो निर्णय है डिसीजन लेने का फुल अधिकार होती है। इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता है। क्या होता है, मतभेद नहीं होता है। ऐसे निर्णय लेने के लिए चार व्यक्ति रहेंगे एक ही व्यवसाय में, तो क्या होगा कि वो बिजनेस चलेगा नहीं ना। आप आम कर रहे हैं, बगल वाला इमली कर रहा है, तो वो उससे नहीं चलता। इसमें क्या है कि जो करता है वही आपको ओवरऑल सारा डिसीजन लेते हैं और बाकी सब लोग मानते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं तो नाकर नुकर करने की कोई संभावनाएं होती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी उसका निर्णय लेने का अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसके कारण निर्णय शीघ्र ले लिया जाता है और इसमें लचीलापन भी होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सी चीजें हैं कि कोई एक व्यक्ति निर्णय लेंगे तो शीघ्र ही अपना डिसीजंस आपके पास आ जाएगा और वो व्यवसाय अच्छे से डेवलप कर पाएगी। इसके बाद अस्थायित्व की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि अस्थायित्व ये कंटिन्यू रहते हैं, कि कोई भी सदस्यता की मृत्यु हो गई, या यहाँ तो जो इफेक्ट है वो ऑनर्स पे ही पड़ेगा ना। जैसे कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके आगे आने वाले जो एज वाले अधिक एज वाले होंगे वो आपको लेते हैं, ठीक है, वो उस व्यवसाय को चलाते हैं। तो अस्थायी तो जो है वो अपना अस्थायी होते हैं। कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगला सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति उसके स्थान ले लेता है। मतलब यदि आप 5 मेंबर्स हैं, एक का उम्र 65 वर्ष था, एक का 63, एक का 62 और एक का 60 था। इस तरह से कुछ एज की व्यवसायी एक घर के थे, सबसे हेड थे, ये चले गए तो इनके पास आ गया कर्ता का अधिकार, ये चले गए इनके पास आ गया। तो एज के हिसाब से यहाँ पे अपनी को मिल जाता है, ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1965 है, वो भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता है तथा व्यवसाय की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। तो ओवरऑल ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया कि प्रभावी क्या होता है, कंट्रोल होते हैं, और आपको इसका जो अस्तित्व है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो व्यवसाय है
उसका अस्तित्व जो अपना अस्थायी स्वरूप है। तो ये सब चीज याद रखेंगे, प्रभावी नियंत्रण और अस्थायी स्वरूप। अब अस्थायी स्वरूप किस तरह से, उसके लिए डिटेल में ऐसे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो ये सब विशेषताएं से ही आ जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। सदस्यों की सीमित दायित्व क्या है? जो आपके सदस्य थे, मान लेते हैं अभी हमने जो एग्जांपल दिया, 65 वर्ष एज के व्यक्ति थे, क्या थे, 65 वर्ष और 63 वर्ष के एज के व्यक्ति एक परिवार में हैं। मान लेते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग ही यहाँ पे बचे हुए हैं और इनका क्या है, शादी नहीं हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाई ही थे और अपना व्यवसाय को चला रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि ये मान लेते हैं सबसे उम्र वाला आपको ज्यादा कर्ता व्यक्ति है, मतलब जो कार्य के प्रमुख होते हैं उसको कर्ता कहते हैं, आपको पता। तो इनके जो लाइबिलिटी है वो आपको क्या है, असीमित है, यानी कर्ता का लाइबिलिटी क्या है, असीमित है। बट आगे वाले जो इनके सदस्य होंगे उस व्यवसाय में, उनके क्या होंगे, उसका जो अंश होगा, जितना शेयर्स होंगे उतना तक सीमित रहता है, ठीक है। तो सदस्यों की जो दायित्व है वो क्या है, सीमित है। अच्छे से समझ में आ गया? जो भी करता है व्यवसाय का, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो व्यवसाय है उनमें जो करता, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। बट उनके जो सहायक, जो भाई बंधु थे जो व्यवसाय को चलाने में सहायक कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स, उनकी जो लाइबिलिटी क्या है, वो सीमित है। कहाँ तक है, जितना उनका अंश है उतना तक सीमित है। ये पॉइंट ध्यान में आपको रखना है। किसका अनलिमिटेड है, कर्ता का अनलिमिटेड है। और आपके जो सहायक मेंबर्स होते हैं व्यवसाय का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो व्यवसाय है उसमें उसका जो दायित्व है सहायक लोगों का, उनका क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कर्ता को छोड़ के अन्य सभी सह समांशियों, मतलब जो सहायक सदस्य हैं, का दायित्व व्यवसाय में उसके अंश तक सीमित होती है। कहाँ तक सीमित है, आपके जितनी भी शेयर्स है या उसका जो रेशियो बनता है उस व्यापार में, वहीं तक सीमित है। इसीलिए उनके जोखिम स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। क्या है, सदस्यों का जो रिस्क है वो क्या है, आपको स्पष्ट दिखाई देता है और निश्चित होता है। चलिए, थोड़ा लेट हो गए सर, चलिए नमस्ते। विकास जी लेट हो गए, कोई नहीं, नॉर्मली। और आसान सा चैप्टर्स अभी तक तो हमने देखा कि आसान है, भी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। अब निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि की बात करते हैं, तो जैसे ही आप अपने फैमिली के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको निष्ठावान ऑटोमेटिक अंदर से ही आ जाता है, ठीक है। और पार्टनरशिप में रहेंगे तो 10 रुपया 10 रुपया चुराने की आदत हो जाती है ना, या नौकर को रखिए तो वो क्या करेंगे, कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी सब को जो कमियां हैं वो इसमें नहीं दिखाई देता। हिंदू एंड डिवाइडेड जो व्यापार है उसमें क्या है कि निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि होते हैं, क्योंकि पता है कि हम हेल्प करते हैं या अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान है या समर्पित है तो अपना ही व्यवसाय चलेगा। तो इसको लेके चीटिंग की समस्या इसमें नहीं आती है। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं। क्या, इस व्यवसाय को कौन चलाते हैं, एक ही परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं। इसीलिए एक दूसरे के प्रति अधिक क्या है, निष्ठावान है, यानी उनपे भरोसा है, चीजों को करते हैं, समर्पित होते हैं, ठीक है। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है। क्या है कि यदि आपका व्यवसाय चल गया तो वो क्या हो गया, आपकी उपलब्धि होगी, आपकी फैमिली की उपलब्धि होगी, उन्हीं ओवरऑल आप ही का क्या है, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। वही यहाँ पे बताया गया। इसलिए इसके लिए यह गर्व की बात होती है, इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है। क्या होता है कि जैसे आप अपने बिजनेस में नौकर को रखेंगे और आपका बिजनेस क्या है कि 4 गुना हो गया। 5 लाख की कंपनी थी और 20 लाख का आपने शॉप बना रखा था, तो वो क्या हो गया, तो नौकर का थोड़ा ना उसमें नाम होगा, खाली हाँ भाई कि मोतीलाल अग्रवाल के यहाँ ये काम करते हैं, इतना ही है। बट प्रतिष्ठा जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी व्यवसायी को, ठीक है। बट इसमें क्या है कि ओवरऑल सभी अपने ही मेंबर्स हैं, अपना ही परिवार है, यानी पिताजी का नाम बढ़ेगा मतलब आपका नाम भी बढ़ता है। तो वही यहाँ पे है कि निष्ठा और सहयोग में इससे वृद्धि होती है। आगे हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या क्या सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या। तो नॉर्मली लिमिटेशंस में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि आपके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो अपना लिमिट होगा, या कर्ता जो है वो अपना लिमिट होंगे, कर्ता के जो दायित्व है वो लिमिट होंगे, चीजें हैं प्रबंधन आपकी कमी हो, क्योंकि एक लिमिट
अमाउंट के साथ व्यवसाय को करेगा तो उतना ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये सब जो व्यवसाय का स्वरूप है वो पुराने काल में चल रहा था, और उसमें चलने का कारण भी था क्योंकि डिमांड कम थी, जनसंख्या कम थी, तो इससे काम चल जाता था। लेकिन अब तो जनसंख्या इतना है कि भाई कंपनी खोलिए तो बड़े बड़े खोलिए, ठीक है। तो वो अपनी चीजों को हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। इसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या थी, इस व्यवसाय की जो सीमित साधन था, जैसे आपके पिताजी के पास जितना पूंजी है या दादा के पास जितना पूंजी है उतने ही लगा सकते हैं ना, आप तो फिर कहीं से नहीं ला सकते हैं। वही यहाँ पे है कि संयुक्त हिंदू व्यवसाय का मूल रूप से पैतृक संपत्ति पे ही आश्रित थे, यानी आपके जेबी में जितना अमाउंट है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं अपने व्यवसाय में, इसीलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है। क्या है कि लिमिट है कि आपके पास 10 एकड़ का जमीन है तो इतने कहीं बेच के आप काम कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते है ना। तो इसमें ये लिमिटेशन है, इससे व्यवसाय की विस्तार की संभावनाएं कम हो जाती है। एक समय आएगा कि मान लेते हैं कि इतना छोटा आपका व्यवसाय था, तो कुछ पूंजी था तो इतना एरिया में आपने फैला, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए आपकी पूंजी की आवश्यकता जो कि आपकी नहीं है, तो वो अपना क्या है, इसका कमियां है कि सीमित साधन इस व्यवसाय में होती है। अब सेकंड जो कमियां है वो देख लेते हैं, या जो लिमिटेशंस कहेंगे वो क्या है, कर्ता का जो दायित्व है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब किसी का दायित्व, कोई भी व्यवसाय आप खोलना चाहेंगे और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो भाई 2 बार सोच के व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि कर्ता का जो दायित्व है, लाइबिलिटी है, वो क्या है, असीमित है। क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अनलिमिटेड के बारे में हमने आपको बता रखा था कि कर्ता पर न केवल निर्णय लेना यानी डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये सब बोझ उन पे होती है, ठीक है, बल्कि उस पे असीमित दायित्व भी का भी भार होता है। व्यवसाय को ऋण चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मल चीज आपको याद रखना है कि कर्ता का जो दायित्व है वह अनलिमिटेड है। यदि किसी कारणवश आपकी व्यवसाय हानि में जाती है तो कर्ता का भाई निजी प्रॉपर्टी को बेच के भी रिकवरी की जाती है। तो यही है, नॉर्मल चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कर्ता का प्रभुत्व। अब कर्ता का प्रभुत्व के बारे में हमने देख रखा था कि पिताजी की बात नहीं मानिएगा वह तो पिटाइए, ठीक है। तो प्रबंधन पिताजी करते हैं, डिसीजन वही लेते हैं। अकेले कोई एक व्यक्ति किसी व्यवसाय में डिसीजन लेते हैं तो उस कर्ता का प्रभुत्व उस व्यवसाय पे रहता है। तो सिंपली बात है कि कर्ता का प्रभुत्व इस पे रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कर्ता का मतलब समझ ही गए हैं आप लोग कि जो अपने परिवार का हेड होते हैं उस व्यवसाय के परिवार का, वो अपना कर्ता कहलाते हैं। और सीमित प्रबंधन के कारण जो कौशल, प्रबंधन कौशल अपना लिमिट है। क्या है, सीमित प्रबंध कौशल होता है, मतलब मैनेजमेंट अपना लिमिट होगा ना, सभी काम आप ही को करना है, आपके पास पूंजी भी नहीं है। तो क्या अभी सी आप रख सकते हैं, एक छोटे मोटे दुकान आपके बगल में है और वो क्या सीए को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका बजट ही उतना नहीं है। तो इसलिए वो बोला गया कि सीमित प्रबंध कौशल इनके पास रहती है, मतलब हिंदू संयुक्त हिंदू व्यवसाय जो परिवार अपना है उसमें जो प्रबंधन होता है वो अपना सीमित होता है, एक लिमिट तक ही रखते हैं। यह आवश्यक तो नहीं है कि कर्ता, क्या है, जो भी कर्ता आपको प्रबंध कर रहे थे वो सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। इसीलिए व्यवसाय के मुक्तापूर्ण जब निर्णय लेते हैं, कोई गलत डिसीजन वो ले लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हानि होती है वो उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे लाभ हो गया तो ठीक है, हानि हो गया तो भाई घर द्वार बेच के जाइए। तो यही अपना सीमित प्रबंध का कौशल, इसका लिमिटेशंस आपको बनता है, और वो अपना क्या है, मनी के लेके होती है। तो यहाँ तक अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हमने देखा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, वो अपनी जो स्वरूप है वो पार्टनरशिप है। तो पहले हमने देखा एकल स्वरूप देखा, फिर आपने क्या देखा, एकल स्वरूप के बाद हम लोगों ने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ संयुक्त परिवार को देखे, संयुक्त हिंदू व्यवसायी को देखे, उसके बाद अभी साझेदारी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डॉट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो वो कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। तो ये अपना एकल व्यापारी देखे, फिर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय देखे, और अब हम लोग पार्टनरशिप देखेंगे, और पार्टनरशिप आपको अकाउंट में भी पढ़ना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब
अभी जो हमने लिमिटेशंस इनका देखे कि जो मैनेजमेंट है वो लिमिट होते हैं या पूंजी का इनमें दिक्कत है, जो संसाधन मेन जो फैक्टर्स है वो संसाधन का ही था। ठीक है, तो समय के साथ डिमांड बढ़ी, अब पूंजी की जरूरत पड़ेगा तो दिमाग तो लगाएंगे ना। यदि आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी तो आप तो दिमाग लगाएंगे ही। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में था सोल ट्रेड, उसके बाद एच आया, उसके बाद जैसे इनके पास सोल ट्रेड में क्या था, एकदम अकेले बंदा है, क्या है, वो अपना व्यवसाय ये कर रहे हैं। ठीक है, अब इनसे कितना पूंजी निकलेगा भाई, एक आदमी अभी एट प्रेजेंट टाइम में 3 लाख रुपया लगाना बहुत मुश्किल काम होते हैं, वो भी इधर उधर से जुगाड़ करके लगाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इतना लगा ले, तो 10 लाख में आज क्या होता है, एक नॉर्मल सा दुकान आपको होगा। फिर क्या हुआ कि परिवार के साथ मिलके 2-4 परिवार मिलके व्यवसाय को किए थे, यानी सदस्य मिलके, तो वो क्या किए, कुछ और पूंजी लगा के 25 लाख का हमने व्यापार किया। तो एक छोटा मोटा अच्छी खासी दम रौनकदार एक शॉप आप खोल सकते हैं, एक व्यवसाय कर सकते हैं। इतने से क्या एक नॉर्मल आपका ब्लॉक होगा, वो भी इतनी छोटी पूंजी के साथ उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति नहीं कर सकते थे। तो स्टार्टिंग का जो समय था प्राचीन काल में, जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट हुई, डिमांड बढ़ते गया और व्यवसाय का जो स्वरूप है वो चेंज होते गया। तो अब क्या हो गया था कि 25 लाख के बाद हमें और पूंजी की जरूरत पड़ी, डिमांड अपने और बढ़ने लगे कि सुधा का मिल्क चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, और क्या लिपस्टिक भी चाहिए, आईलाइनर भी चाहिए, तो पूंजी तो और लगेगा ना। तो अब ये व्यवसाय ही सोचने लगे कि भाई कि फैमिली में अपने तो थे ही स्टार्टिंग में, फिर अपने फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर लिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, व्यवसाय की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किए, अपने आस पड़ोस के साथ ये लोग क्या किए, एक समझौते करके, मतलब साथ में मिलके कि सब लोग से क्या बोले कि भाई 10-10 लाख रुपया लाओ, तो 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 60 लाख के आसपास ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वही हुआ कि एक विशेष उद्देश्य के रूप में क्या व्यवसाय चलाने के लिए लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिस जो व्यवसाय से लाभ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक साथ मिल के जो व्यवसाय किया जाता है उसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं। और साझेदारी के अंतर्गत समझौते नेसेसरी है, क्या है, डीड जो है वो आपको नेसेसरी है। और साझेदारी का जो एक्ट है 1932 वो भी आपको याद रखना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो अपना व्यवसाय का जो एक्ट है वो अपना 1956 है, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो नॉर्मली पार्टनरशिप को समझिए, मतलब पार्टनरशिप का जो उत्पत्ति हुआ था वो क्या, जो लिमिटेशंस थी एचयूएफ का उसको दूर करने के लिए, मतलब सबसे पहले तो संसाधन की आवश्यकताएं थी, और आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संसाधन चाहिए था, और संसाधन के लिए क्या था कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको एकत्रित करके उनसे कुछ अमाउंट लिया जाए। तो चलिए डिटेल में अब हम लोग साझेदारी को पढ़ेंगे, मतलब पार्टनर्स को पढ़ेंगे, पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही आपका स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है वो देखेंगे कि एकल स्वामित्व के व्यापारिक विस्तार के लिए वित्तीय और प्रबंधन संबंधी दोष के कारण एक जीवित विकल्प के रूप में साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंपल कि एकल सोल ट्रेड था और अपना एचयूएफ था, उसमें क्या था कि जो लिमिटेशन थी, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी बढ़िया से, वित्तीय की आवश्यकता थी, फाइनेंस की आवश्यकता थी, इन सभी दोष को दूर करने के लिए साझेदारी का जो प्रारूप है वो आगे बढ़ के आया। साझेदार भारी पूंजी निवेश और विभिन्न प्रकार के कौशल एवं जोखिम में भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें क्या था कि मैनेजमेंट करना है, तो अपने दोस्त एक कर रखे थे मैनेजमेंट का कोर्स, उनको ले लिए। एक दोस्त लफंगे हैं बट उनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनके पिताजी का, उनको ले लिए, 2-3 दोस्त और को ले लिए, तो उससे अपना व्यवसाय थोड़ा सा सुदूर हुआ और अच्छे से चला। तो इसके बाद हम लोग आते हैं पार्टनरशिप की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, कि जो इसका जो अर्थ है, जो डिफिनेशंस दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार, वो सभी हम लोग देखेंगे। तो सिंपल पहले देख लेते हैं कि साझेदारी का अभिप्राय यानी अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। व्यावसायिक संगठन के ऐसा प्रारूप, क्या है, व्यवसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए आपको, 2 व्यक्ति चाहिए, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी जबरदस्ती आपको नहीं करना है, 2 या 2 से अधिक
व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक यानी जो लीगल व्यवसाय के लिए, ये नहीं कि तम्बाकू के लिए आपको पार्टनरशिप करे और कहेगा कि वो पार्टनरशिप है, ठीक है, गांजा नहीं बेचना है। तो वहां पे क्या है, वैधानिक आपको व्यवसाय होना चाहिए, जो लीगल व्यवसाय आपको होनी चाहिए। क्या हुआ कि साझेदारी किसे कहेंगे, पार्टनरशिप किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यवसाय, किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं, सहमत होते हैं एवं व्यवसाय में भी वे सभी पूंजी लगाते हैं। क्या है, सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को बांटते हैं। व्यवसाय है तो लाभ हानि बांटना ही बांटना, ये तो स्टार्टिंग से ही हमने देख रखा। तो सिंपल, कम से कम दो व्यक्ति होनी चाहिए और वो क्या है, स्वेच्छा से आएंगे और वैधानिक कोई व्यवसाय करेंगे और उसमें अपना पूंजी कंट्रीब्यूशन जो भी स्किल हो वो सारा अपना लगाएंगे और लास्ट में क्या करना है, प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। नॉर्मली आपको पार्टनरशिप आपके आसपास में यदि विलेज टाइप के एरिया से हैं तो वो आपको मिलता होगा ईट यानी भट्ठे की, जो भट्ठे जहाँ पे होते हैं उसको क्या कहते हैं, चिमनी वाले को क्या कहते हैं जी, हमको नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ पे ईट बनता है वो पार्टनरशिप में मैक्सिमम लोग बनाते हैं, क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, ठीक है। या बड़े बड़े आपके पास दुकान होंगे तो दो पार्टनर्स मिलके भी एजेंसियां लेते हैं, तो वो सभी चीजें जो पार्टनरशिप में आएगा और आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो सेक्शंस याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में पार्टनरशिप का डिफिनेशंस आपको दिया गया। क्या डिफिनेशंस आपको बताया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी 1932 की धारा 4 में आपको बताया गया है साझेदारी का क्या है, परिभाषा को बताया गया है, उसको ध्यान में रखेंगे। अब किसी के थ्रू डिफिनेशन दिया जाता है तो वो सेम एज इट इज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो नॉर्मली साझेदारी किसे कहते हैं वो आपको पता है कि दो व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में मिलकर कोई व्यवसाय चलाते हैं, वैधानिक व्यवसाय, तो उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो पॉइंट है वो देखें, सेक्शन 4 में आपको क्या दिया हुआ वो आपको देखना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है। क्या है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्हें क्या है, जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। क्या है, जो भी लाभ होगा व्यवसाय के उसको परस्पर वो बांटने का समझौता किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, जिसे वे सब चला रहे हैं। क्या है, वो सब मिलकर चला रहे हैं या उनमें से, या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है, मतलब उनमें से क्या है कि कोई एक चला रहा है उन सब की ओर से, या तो सब मिलके चला सकते हैं व्यवसाय, कोई एक भी चला सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सभी का होगा, ये ध्यान में आपको रखना। चाहे एक हम अकेले इस व्यवसाय को चलाए, आप मेरे पार्टनर्स है, हमने कोई गलती की तो आप पे भी वो गाज गिरने वाला है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share profit of a business carry on by all or any of acting for ऑल, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शंस है वो 4 में ये डिफिनेशंस दी गई है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पार्टनरशिप की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में है, तो वो अपनी धारा 4 में है। तो पार्टनरशिप की जो स्वरूप है उसको आपको समझ में आ गया होगा कि दो व्यक्ति कम से कम होनी चाहिए और किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आते हैं, और वो व्यवसाय रहेगा आपको वैधानिक, जो जिसकी कानूनी रूप से मान्यताएं हैं। गांजा हेरोइन आपको चरस नहीं बेचना है, ठीक है। अपने बिहार में तो दारू भी नहीं बेचना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो नॉर्मली पॉइंट सब चीज है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछिएगा। अभी तक स्लाइड जो आज का हुआ है उसमें किन्हीं का कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। चलिए, और टाइमिंग क्लास का 12:05 है, वो आपको सबको पता ही है। मे बी कल का टाइमिंग शाम में हो सकती है, वो अपडेट हम आपको दे देंगे, ठीक है। 5 बजे हो सकती है, वो अपडेट आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा और एप्लीकेशंस पे ही मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन में जो चैट सेक्शंस है ना, वहां पे आपको मैसेज रहेगा। चलिए, सभी को क्लियर है तो कमेंट करके बताइए, यस नो कम से कम लिखा कीजिएगा, नहीं तो फिर तो ये रिकॉर्डिंग क्लासेस की तरह चलेगी ना।
जब हम पूछे कि हाँ भाई कोई दिक्कत है तो बताइए कि हाँ दिक्कत है, चाहे नहीं दिक्कत है कमेंट करके बताइए। चलिए नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स खोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, सिंधु जी का कमेंट नहीं, वो कमेंट करने से होता है ना कि हाँ फील आता है कि हाँ सामने आप लोग हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग वाला माहौल होने लगता है। चलिए क्लियर है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं। तो पार्टनरशिप का एक्ट जो धारा है वो याद रखिएगा सेक्शन 4 में बताया गया। अब कुछ क्या है लक्षण देख लेते हैं, या इसको विशेषता भी कहेंगे, क्या क्या लक्षण से हम समझ सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे दिया गया है स्थापना को लेके, इस्टेब्लिशमेंट को लेके, यहाँ पे देखें तो इस्टेब्लिशमेंट में अपने जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ही होगा। वही लिखा गया कि व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा शासित हो, यानी कोई भी व्यवसाय जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर होंगे तो वो अपना क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। साझेदारी कानूनी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। तो ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप क्या है, एक लीगल एंटिटी होंगे जो क्या है कानूनी रूप से ये तैयार होती है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंधों लाभ हानि को बांटने, यहाँ पे बांटने हो गया क्या, बांटने एवं व्यवसाय के संचालन के तरीके को निश्चित किया जाता है। ठीक है, क्या कि इसमें क्या करेंगे कि साझेदारों के बीच अपना संबंध होगा, लाभ हानि को बांटेंगे, व्यवसाय को चलाने के तरीकों को हम लोग बताएंगे। विशिष्ट बात यह है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। व्यवसाय आपको क्या होगा, वैधानिक होना चाहिए, न कि गांजा चरस। और बिहार में तो टॉप मोस्ट नाम अपने दारू ही अभी चल रहा है जो नहीं आप संचालित करेंगे। ठीक है, चलिए बॉयज लोग के तो दारू के नाम सुन के दम मियाज खुश हो जाता होगा, पकड़ाइएगा तो जाइएगा। तो वो ध्यान में यहाँ पे हम लोग रखते हैं। आगे देखते हैं, उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, होना चाहिए। कोई दो व्यक्ति यदि धर्मार्थ सेवा के लिए एकजुट होते हैं तो वो साझेदारी नहीं कहेगा। तो जो अभी तक कितना प्रवचन देखे उसमें तो नॉर्मली आपको याद है कि अस्तित्व किस तरह से होना है, समझौते, लाभ हानि बांटना है, और कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, और कोई भी व्यवसाय वो वैधानिक होनी चाहिए। और साथ में याद रखेंगे यानी धर्म के कार्य के लिए, यानी धर्मार्थ सेवा के लिए अपने एकजुट होकर कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग साझेदारी नहीं कहेंगे। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस बन के आ जाता है कि दो व्यक्ति मिलकर एक धर्मार्थ सेवा कर रहे हैं तो उसे क्या हम लोग व्यवसाय कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो वो भी आ जाते हैं। तो वो ध्यान में रखिएगा, यानी धार्मिक सेवा आप करते हैं जिसमें लाभ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो वो अपना पार्टनरशिप में नहीं आएगा, व्यवसाय में भी नहीं आता, वो आपको पता ही है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, स्थापना की पॉइंट को हम लोग देख लिया। यानी स्थापना कोई भी व्यवसाय 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्स हैं तो वो अपने क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अब लायबिलिटी की बात करते हैं, देयता क्या होंगे, मतलब लायबिलिटी क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो अपना असीमित है, ध्यान में रखिएगा, यही पॉइंट आपको याद रखना। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो असीमित है। एचयूएफ में लायबिलिटी असीमित और सीमित दोनों है, सदस्यों का सीमित था और इसका असीमित था कर्ता का, ये हमने पीछे पढ़ा। एकल स्वामी यानी सोल ट्रेड की बात करते हैं, सोल ट्रेड की बात करते हैं तो सोल ट्रेड में लायबिलिटी क्या था, असीमित था या सीमित था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सोल ट्रेड में जो लायबिलिटी था एकल व्यापारी की वो सीमित दायित्व था या असीमित था, बताइए सर। इग्नू में एमकॉम वाले में अकाउंट में फॉर्म डाल सकते हैं, अच्छा क्या, असीमित, असीमित। चलिए सभी का कमेंट आया असीमित, सोनू कुमार का कमेंट कुछ है वो देख लेते हैं। अच्छा लास्ट में ना एमकॉम से कुछ संबंधित है तो सोनू जी लास्ट में हम देख लेंगे, अभी टॉपिक को कर लेते हैं। ठीक है, असीमित है, क्या है, असीमित है। तो अभी तक हमने 3 स्वरूप पढ़ा, तीनों में असीमित ही है, ये भी ध्यान रखिए कि दायित्व जो है लायबिलिटी है वो असीमित है। हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता का जो लायबिलिटी है कुछ हद तक अपना सीमित है। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है, क्या है, लायबिलिटी से संबंधित। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम लोग हैं क्या है, साझेदारी में थे कि साझेदारों का जो दायित्व होगा असीमित होते हैं, वो ऋण को चुकता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से, यानी आप अकेले हो पार्टनर्स हैं, माने कम से कम तो दो व्यक्ति होंगे पार्टनरशिप में ना,
एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे पार्टनरशिप में आपको कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत है, ठीक है। तो जो भी आपका लायबिलिटी होगा, या तो आप अकेले हैं तो अकेले आपको पूरा देना पड़ेगा, 2 व्यक्ति हैं तो दोनों को, मतलब ओवरऑल जो लायबिलिटी होगा वो सभी को बांटना होगा, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दायित्व होंगे, मतलब ओवरऑल मिलके दे दीजिए, या कोई एक को मन है कि नहीं भाई मेरे दोस्त के पास पूंजी नहीं है, हम ही सारा लायबिलिटी दे देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बट लायबिलिटी है वो आपको अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। संयुक्त रूप से प्रत्येक सजा ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब तीनों जो दोस्त हैं पार्टनरशिप में आए थे वो उत्तरदायित्व होंगे, लेवल होंगे, और प्रत्येक व्यवसाय अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेंगे। ध्यान रखेंगे इनका जितना 1/3 या 1/3 है, इनका भी 1/3, तो इनका जितना जितना हिस्सा उस हिसाब से ये रह सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी का 1/4, 1/2, 1/4 जो भी हिस्सा रहेगा, अपनी जो रेशियो इनका उसी हिसाब से ये लायबिलिटी को पे करेंगे। लायबिलिटी 100 रुपया है, 120 रुपया, कितना है 120 रुपया की लायबिलिटी है, तीनों के पास है तो 40-40 तीनों देंगे, ठीक है। इक्वल इक्वल इनकी लायबिलिटी थी, रेशियो था, अनुपात था, हिस्से की जो अनुपात था जिस अनुपात में रहेगा उसी अनुपात में दे देंगे, उनकी लायबिलिटी को पे करना है। अब 40 रुपया या अपनी कुर्सी बेच के दे या घर बेच के दे, देना तो इनको पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ तक लायबिलिटी की जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, असीमित है, और इनकी जो लायबिलिटी होगा वह सभी पार्टनर्स अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो हिस्सा का रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जोखिम की बात करते हैं हम लोग, क्या है कि जोखिम का वहन करना, क्या है जोखिम का वहन करना। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। ध्यान रखेंगे व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति का भी जो निर्णय गलत हो गया तो सभी लोग पे गाज गिरेगी, ठीक है। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, या तो उसे लाभ हो जाएगा जिसे वो आपस में तय अनुपात पे जो भी इनका शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बांटते हैं, लेकिन उसी अनुपात में हानि को भी बांटते हैं। जोखिम का वहन ये लोग क्या करेंगे, जो अनुपात है उस अनुपात में बांटेंगे। अच्छा, निधि निधि जी का कैमरा कैसे ओपन हो गया? कैमरा का तो ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं हमने, देखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, फिर निधि जी पे सब देखने स्टार्ट कर देंगे उधर की ओर। चलिए निधि जी आपका कैमरा बंद किए, निधि ही थी ना? हाँ निधि है। चलिए कैमरा का ऑप्शंस कैसे आ गया सर जी? कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, आ रहा है भाई, हाय हेलो कर रहे हैं निधि कुमारी। ऑप्शंस बंद किए हुए थे। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट हम लोग इधर कर लेते हैं, उधर छोड़िए, मोह माया में नहीं जाना आप लोग को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्णय लेना एवं नियंत्रण के बारे में हम लोग चलते हैं। पार्टनरशिप में क्या है सर, पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा? अच्छा पीडीएफ ना मोबाइल से प्रिंट नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर कंप्यूटर में लॉगिन करके खोलेंगे ना तो हो जाएगा, फिर उसका भी सब्स्टिट्यूट उपलब्ध आपको करवाएंगे, ठीक है। और हम आज चेक कर लेंगे मोबाइल से डाउनलोड होता है कि नहीं, उसके बाद हम अपडेट कर देंगे। यदि नहीं होगा तो कंप्यूटर में लॉगिन करके वो डाउनलोड करेंगे तो हो जाता है। बाकी विकास जी वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे लास्ट में। अभी हम लोग देख लेते हैं निर्णय एवं नियंत्रण के बारे में अध्ययन कर। साझेदार आपस में क्या है, साझेदार आपस में मिल के दिन प्रतिदिन के कार्य के संबंध में निर्णय लेने और नियंत्रण का उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उनकी आपसी राय से ली जाती है, अतः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान होता है। निर्णय और नियंत्रण की बात हम लोग करते हैं तो सभी लोग जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो सब मिलके इसको डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से व्यवसाय को चलाना है, क्या निर्णय लेने, कितनी पेमेंट करनी है, कितनी और इस पे एक्सपेंडेंस करनी है, वो सभी मिलके एक साथ लेते हैं। आगे चलते हैं, निरंतरता की बात करते हैं तो साझेदारी में जो निरंतरता वो कम दिखाई देती है। क्या है? निरंतरता कम होते हैं क्योंकि एक पार्टनर्स, अच्छा पीडीएफ का ग्रुप बना दे,
ठीक है ना, नहीं होगा ना तो क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे आपको, और उसमें क्या करना है कि व्हाट्सएप का जो लिंक है चैट बॉक्स एप्लीकेशंस पे ही दे देंगे, ठीक है, कि उस जो अपना एप्लीकेशन है चैट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। चैट बॉक्स तो सभी को ओपन खोलना आता होगा ना, वहां पे क्लिक कर लेंगे तो ग्रुप में आ जाएंगे, वो भी कर लेंगे, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोग डाल देंगे, प्रिंट आपको करना है तब, बाकी तो वहां पे दिखता ही होगा। चलिए आते हैं निरंतरता की बात करते हैं। तो साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्या? क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु या अवकाश, दिवालिया होने पे या पागलपन होने पे जो साझेदारी समझौते हैं वो आपको बंद हो जाती है, क्या होती है, समाप्त हो जाती है। किसी भी पार्टनर्स को जाने से हाँ जी सर बना दीजिए, चलिए ठीक है ना। अभी इधर करेंगे, लास्ट में जब कहेंगे कि आपकी क्लासेस खत्म होंगे तो जितनी सारी समस्या रहेंगी वो कमेंट करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, या तो फिर पूछते हैं कि हाँ बताइए क्लियर है कि नहीं है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन लास्ट में जैसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो लास्ट में चर्चा हम लोग कर लेंगे, और समय तो देते ही हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे थे निरंतरता। तो साझेदारी में क्या है कि व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, पागलपन होता है, जो समझौते आपने बनाया वो आपको टूट जाती है। ये ध्यान में रखेंगे कि 3 व्यक्ति मिलके कोई पार्टनरशिप आप चला रहे थे, ठीक है, पार्टनरशिप आप चला रहे थे, और इसमें किन्हीं का क्या हो गया कि डेट हो गया। जब डेट होने के बाद जो समझौते आपस में तीनों की थी वो आपको टूट जाती है, तो क्या होती है, जो निरंतरता वो भंग हो जाते हैं। बाकी साझेदार नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चला सकते हैं, बट जो साझेदारी थी वो तो अपना टूट गया, न्यू साझेदारी आपको क्रिएट होते हैं। तो ये अपना चीजें हैं वो ध्यान में रखिएगा, निरंतरता की इसमें कमी दिखाई देते, कंटिन्यूटी उतना नहीं रह पाता। अब आगे चलते हैं, तो जो भी विशेषताएं थी वो आपको ध्यान रखना है। सदस्यता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत जो पार्टनरशिप बनता है, बट पार्टनरशिप एक्ट में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या तो 2 बताया गया है, बट अधिकतम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया है, ये ध्यान में आपको रखनी है। और अधिकतम के बारे में बताया कहाँ पे गया, तो जो अपना कंपनी एक्ट 2013 इस बार आया था उसमें बताया गया, और 1956 वाले में बताया गया। तो अब तो 1956 से क्वेश्चन आने वाले नहीं है, कंपनी एक्ट 1956 0.011% चांसेस है कि का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1956 से नहीं आने वाली चांसेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप में आते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आपको सदस्यों की न्यूनतम संख्या के बारे में आपको बताया गया कि कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और आपको पता ही है कि पार्टनरशिप करना है तो 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए, अकेले में थोड़े ना पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो 2 व्यक्ति आपको चाहिए एक दूसरे को अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखेंगे। और अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो न्यूनतम के बारे में आपको नो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिसाइड दिया गया, मैंने बताया गया है, बट इसके बारे में जो अधिकतम की संख्या वो चर्चा में रहती है, और अभी न्यू अपडेटेड है, तो जितने भी पुराने स्टूडेंट होंगे अब तो स्टेट कर लिया ना, तो इसके बारे में जानकारी हो रखी होगी। अब आते हैं हम लोग की कंपनी अधिनियम। अभी तो न्यूनतम की बात हमने की कि कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और अधिकतम की बात करते हैं तो न्यूनतम आपको 2 होगा और अधिकतम 100 होगा, ठीक है। न्यूनतम का जो बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको किया गया है, और अधिकतम की बात क्या है, मैक्सिमम की बात, मैक्सिमम की बात जो है वो किसमें किया गया, पार्टनर्स सॉरी कंपनी एक्ट 2013 में किया गया है। तो ये अपना कंपनी एक्ट में बोल दिया गया है कि पार्टनर्स की जो अधिकतम संख्या वो कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, बट इसमें कुछ एक्सक्यूज भी साथ में दे दी है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, क्या कि उसमें बोल दिया गया कंपनी एक्ट में, यदि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है, अभी तो मोदी जी हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो चाहे तो मैक्सिमम जो पार्टनर की संख्या 100 है इसको कम रख सकती है अपनी समय के अनुसार से। तो अभी एट प्रेजेंट है 2023 में जो भारत सरकार है जो मैक्सिमम पार्टनर की संख्या कितनी रखी है, वो 50 रखा है। तो ये ध्यान में रखना है, पूछेगा कि पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या कितना होगा तो वो 50 होगा, अधिकतम कितना होगा वो 50 होगा, और कितना तक होना चाहिए वो पूछेगा तो वो 100 होगा।
साझेदारों की अधिकतम संख्या कितना तक होनी चाहिए, 100 होगा, और एट प्रेजेंट टाइम में अभी अधिकतम संख्या कितना है, तो वो 50 होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया, फिर से इसको समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूनतम संख्या 2 होंगे, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 मतलब 464, कितना 464 464 के अनुसार सरदारी फर्म के सरदारों की अधिकतम संख्या कितना होगी, यानी सरदारी फर्म की सरदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। क्या 100 तक हो सकती है। कंपनी जो विविध नियम जो 2014 है, इस बार का नियम, नियम के 10 के अनुसार क्या है, जो नियम 10 है, 10 के अनुसार माने कंपनी जो एक्ट अपनी विविध इस बार जो लागू हुआ था, यानी अर्ली जो विविध आते हैं, वो 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन का अधिकतम संख्या कितना है, 50 है। तो ध्यान रखेंगे, किसी साझेदारी का वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में साझेदारी की अधिकतम संख्या 50, पूछे कि कंपनी 2013 के अंतर्गत पार्टनर्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 100 तक हो सकती है, बट सरकार अभी कह रखी है कि 50 तक अधिकतम रखना, 50 से ऊपर जाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगी। तो ऑप्शनल हो गया कि आपको क्या है, 100 सीटें देना है, बट आपने कितना कह रखा है कि नहीं, हम 50 तक ही काम चलाएंगे, 50 वैकेंट रहेगी। तो वही है कि वर्तमान में जो पार्टनर्स की अधिकतम संख्या 50 है, और पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पूछे कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 100 हो सकती है। एक क्या हुआ, हो सकती है, बट अभी तक रहेगा कितना, 50 ही मैक्सिमम पार्टनर्स बना सकते हैं। क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो एक बार कमेंट कर लेंगे। चलिए, तो एक बार कमेंट कर लेंगे। तो अच्छा, नो सर, क्लियर है। तो मैंने पार्टनर्स की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है, बट है कितना, 50 है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, सदस्यता वाली पॉइंट को आपको समझ में आ गया। तो एजेंसी की बात करते हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, क्योंकि पार्टनर के बिहाफ में आप काम करते हैं, और आपने जो काम किया वो आपको असर पड़ती है सभी पार्टनर्स पे। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। अब देखेंगे कि एजेंसी संबंध क्या है, जो पार्टनर्स एक दूसरे की क्या होती है, एजेंट होते हैं। साझेदारी की परिभाषा तथा तथ्यों को रेखांकित करती है कि इसमें व्यवसाय की सभी साझेदार मिलके या फिर सभी की ओर से कोई साझेदार चला सकता है। क्या है कि या तो आप चला लीजिए या आपके एवज में चला लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक साझेदार एजेंट भी हैं और स्वामी भी है। अब काम कर रहे हैं तो एजेंट हो गए, और ऑनर है तो मालिक हो गए। तो क्या, या तो आप अकेले काम कर लीजिए, या अपनी जो पार्टनर्स के साथ में काम कर लिए और उनके एवज में काम कर लिए। तो एक तरह से आप एजेंट एक तरफ से हो गए, काम कर रहे हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं, और साथ में क्या है, एक दूसरे के जो प्रभाव पड़ेगा सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल इक्वल। वही यहाँ पे कि चूंकि वह दूसरे साझेदार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए वह उनका एजेंट होते हैं, तथा उसके कार्यों को अन्य सदस्यों को अबाध हो जाते हैं। क्या है कि जो यदि 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से क्या है, एक ही पार्टनर्स काम कर रहे हैं, क्या एक ही पार्टनर्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो नहीं, तो इनके लिए भी ये काम कर रहे हैं तो ये एजेंट हो गए इनका, ठीक है, और इन्होंने जो काम किया उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी को लेना पड़ेगा, यानी किसी भी प्रकार की हानि हो गई तो सबको लेना पड़ेगा, और वो उसके लिए आप बाध्य ऑटोमेटिक ही हैं। वही है कि एजेंसी पार्टनर जो है एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और साथ में स्वामी तो है ही। चलिए, तो यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं साझेदारी के जो लाभ के बारे में है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। नॉर्मली जो पार्टनरशिप है वो स्थापना एवं क्या है, समापन सरल होता है। नॉर्मली कुछ व्यक्ति मिलके आते हैं और एक उद्देश्य के साथ अपना नॉर्मली अपने रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और वो रजिस्ट्रेशन आपको कर देंगे। इसमें ज़्यादा तितिमा की जरूरत नहीं होती है, और आपको इसको डिसोल्यूशन करना है तो आराम से अपनी सहमति के साथ इसको क्या कर सकते हैं, साझेदारी को बंद कर सकते हैं। तो स्थापना नॉर्मल से हो जाते हैं। अपने जिले के जो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, अपना नालंदा की हम बात करते हैं तो वो बिहार शरीफ में मुख्यालय है, वहां से जाएंगे, आराम से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, कोई दिक्कत अब नहीं होता है। ठीक है, तो स्थापना साझेदारी में आपको इजी है और समापन भी इजी है। आपको जब मन किया बढ़िया विस्टा समिति है, निकलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, नोटिस आपको दे देना है सिर्फ। ठीक है, संतुलित
निर्णय, क्या इसमें संतुलित निर्णय होते हैं। और पार्टनर्स, आप संतुलित निर्णय की बात आ गई तो यहाँ पे देखेंगे कि साझेदारी में क्या होता है कि जैसे भी आप 3 पार्टनर्स हैं तो आप वैसे ही व्यक्ति को पार्टनर्स बनाएंगे जिससे आपकी जमता हो, मतलब जिससे आपकी बात बनती हो, ठीक है। या तो आपके पार्टनर्स मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो वो संतुलित निर्णय ले सकते हैं। यानी अपने विचारधारा की तरह ही लोगों को आप खोजते हैं। जैसे अपना दोस्त भी आप बनाते हो तो आपको पता होगा कि जिस विचारधारा में आप हैं उसी विचारधारा के लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हैं, ठीक है। या आप तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या कहता है किसी भी बात में नेतागिरी करता है, और आप शांत व्यक्ति हैं तो उसके साथ आप पार्टनरशिप या दोस्ती नहीं कर सकते। तो यही इसमें भी है कि यदि एक टाइप के व्यक्ति के साथ आपने पार्टनर कर रखे तो निर्णय आसानी से संतुलित होती है, ठीक है। अधिक कोर्स की इसमें आवश्यकता की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप लोग जितना से चाहे उतना से स्टार्ट कर सकते हैं। जोखिम को क्या कहते हैं, इक्वल इक्वल बांट लेते हैं, ठीक है। जोखिम को क्या कहते हैं, सभी पार्टनर्स अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में अपनी जोखिम को बांट लिया जाता है। गोपनीयता की बात करते हैं तो गोपनीयता अपना इसमें दिखाई देता है, क्योंकि पार्टनर्स एक लिमिट तक ही है तो इसमें गोपनीयता भी रहता है। यही सब नॉर्मल चीजें थी। और फिर देख लेते हैं सीमाएं की बात करते हैं। तो सीमाएं नॉर्मली असीमित दायित्व होती है, जो आपको पता है कि यदि आपको लॉस हुआ तो घर से बेच के देना। सर टाइम चेंज नहीं, अच्छा टाइम का दिक्कत है ना अभी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि सीमाएं की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो आपको पता है पहला जो लिमिटेशंस जो है वो आपको क्या है कि असीमित दायित्व है। यदि लॉस हो गया तो घर द्वार बेच के आपको देना पड़ जाता है, तो वही इसकी लिमिटेशन है। सीमित साधन है, यानी 4 व्यक्ति की पार्टनरशिप है तो आपके पास जितना पूंजी है उतना तक ही लिमिट है, आप इसमें एक्सपैंड नहीं कर सकते, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते जैसे कंपनी में करते हैं। निरंतरता की क्या होती है, कमी होती है। एक पार्टनर जहां डेट कर गए या पार्टनरशिप छोड़ के चल गए तो जो पार्टनरशिप होती है वो अपना टूट जाती है, समझौते वो अपना चेंज करना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं कि परस्पर विरोध की संभावनाएं भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। क्या कि कभी कभी हो गया कि अब मूड भाई चेंज हो गया है, अब हमें पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो क्या करेंगे, आप कहिएगा, हम बगल वाले कहेगा नहीं ये हम खट्टा है, आपको चाहिए सही निर्णय भी हो रहा है। तो वो क्या होता है, परस्पर विरोध भी होते हैं, वो समय के हिसाब से इसमें पार्टनरशिप में देखने को मिलते हैं। और यही पार्टनरशिप विरोध के कारण ही क्या होता है कि यदि आपको जो पार्टनरशिप बना रखे हैं वो आपको क्या है 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो लिखित बना सकते हैं या आपको ओरल बना सकते हैं। तो ये आपकी ऐच्छिक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप नेसेसरी है ही कि आप लिखित में ही पार्टनरशिप बना लें, ठीक है। लेकिन सहूलियत के लिए पार्टनरशिप लिखित में होना जरूरी है, आपके आपकी सहूलियत के लिए जरूरी है, ठीक है। कि आपको मैंने लगे कि हम लोग क्या है कि मौखिक भी रख सकते हैं तो वो रख सकते हैं। यदि अब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो ओरल में रहेंगे तो चीटिंग तो होगा ना, आराम से चीटिंग होगा। अब तो भाई आपकी जो मन ही नहीं मिल रहा है तो अब तो चाहिएगा ही चाहिएगा कि उससे जितना कम अमाउंट देना पड़े। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है वो आप लोग क्या है लिख के रख सकते हैं, रिटर्न में ही होना चाहिए, बट अनिवार्य नहीं है, आपको जो इच्छा वो रख सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इसको, फिर देखते हैं साझेदारी की प्रकार को देखते हैं। तो चलिए कोई नहीं, साझेदारी के प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि साझेदारी के प्रकार बहुत सारे टाइप्स अपने को देखना है और लंबा चले जाएगा और टाइम वेस्ट हो गया, और थोड़ा सा आप लोग को रिजल्ट का भी वेट कर रहा है। तो जैसे ही अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और सतीश जी का कमेंट है टाइम चेंज करने के लिए, और एक और मैडम का भी है। तो अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि टाइम चेंज कर पाएंगे, क्योंकि शेड्यूल्स अपने बिजी हैं और क्लासेज भी हैं। तो उसके हिसाब से यदि कुछ बनता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। इवनिंग में आपके अकाउंट की क्लास है ना, और इवनिंग में आप लोग नहीं समझ रहे हैं, इवनिंग में जो क्लासेज यदि हम करते हैं तो नेटवर्क का इशू दिखाई देता है वहां पे, ठीक है। जैसे ही आपका नेटवर्क सामने देखते हैं ऐसे भी जियो का नेटवर्क कमजोर हो जाता है ना, कम चलने लगता है, तो फिर बफरिंग का आपको समस्या आएगा। अब मॉर्निंग में हम लेट से उठते हैं, देखते हैं ना कोई अपडेट होगा, सभी लोग अभी एडजस्ट करके रहेंगे और वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी पीडीएफ के लिए तो मोबाइल पे डाउनलोड आपका नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है ग्रुप बना देंगे और चैट बॉक्स में, अभी तो नहीं, ये तो कमेंट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में हम आपको डाल देंगे।
ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपडेट हो लीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाएगा सब लोग। चलिए, तो आज के लिए क्लासेज यहीं रखते हैं। किन्हीं को कोई डाउट आज के सेशंस में है तो बताएंगे। बीएसटी का कौन कौन सा बुक लें, बीएसटी का कौन कौन सा बुक लेंगे, अभी 11 12 अभी पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आगे क्यों चलना है। बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, आज तो परेशान मॉर्निंग से कॉल पे। कल कल मैंने वीडियो बनाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद जरूरी हो जाता है ना, किन्हीं को अब समझ में नहीं आता है तो वो कॉल कर लेते हैं। जैसे अभी देखिए, अब लगातार करेंगे तो कोई नहीं, जितना संभव होगा हम आपको हेल्प करेंगे। और 11 12 का बुक अभी रखिए, और मार्केट में कोई बुक आता है तो अपडेट आपको किया जाएगा। ठीक है, टेक केयर सर, बाय बाय। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस आज से, आज की क्लास से कोई क्वेश्चंस है या कोई ऐसा पॉइंट या शब्द जो नहीं समझ में आया तो वो कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ध्यान रखिएगा, 2 दिन की जो क्लासेज है उसमें आपको रिवीजन कर लेना है बाकी। अच्छा सर, आंसर की फीस से चेक कर दीजिए। चलिए देख देते हैं आंसर की। हम लोग आ जाते हैं, क्रोम में आ जाते हैं, BACB सर्च मारते हैं तो यहाँ पे ये आ गया होम पेज पे, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और एग्जाम है। और यहाँ पे आपको स्टेट ऑब्जेक्शन ट्रैकर का ऑप्शन है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो कैप्चा की कोड है वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेज यहीं पे। और जो आंसर की तो अब नहीं अपडेट हुआ है, तो उम्मीद देखिए कुछ कर देंगे तो फिर आप लोग पैनिक हो जाएंगे ना। तो वो देखते हैं, हम लोग रिजल्ट का ही वेट करते हैं। टेक केयर से, बाय बाय।